बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने जो है वो कल जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। उसमें हमने स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल भी डिस्कस किया था। फिर हमने मसल के अंदर जो मुख्तलिफ फिलामेंट्स होते हैं, थिक फिलामेंट्स एंड थिन फिलामेंट्स, उनकी कंपोजिशन, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ा था। आज हमने जो है मसल फाइबर के बारे में पढ़ना है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके पीछे कौन सा मैकेनिज़्म होता है। ये तो हमने पढ़ लिया कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के तहत थिक एंड थिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन उनके पास आती है, कौन सा ऐसा मैसेज उनके पास आता है कि वो फ़ौरन से स्लाइड कर जाते हैं। एक मसल कॉन्ट्रैक्ट तो करता है, लेकिन उसके पीछे क्या वजह होती है, कौन सा एक्शन पोटेंशियल है, कौन सा न्यूरॉन है जो मैसेज लेके आता है, और वो न्यूरॉन से मैसेज कैसे मसल के अंदर पहुंचता है, और कैल्शियम आयन को कौन ऑर्डर देता है कि वो थिन फिलामेंट्स के ऊपर जाके अटैच होते हैं और थिक फिलामेंट्स जाके उनके जो हेड्स हैं वो थिन फिलामेंट्स के साथ क्रॉस ब्रिज बना लेते हैं। तो इसका मतलब है आज हमने जो पढ़ना है वो है टी सिस्टम, टी ट्यूब्यूल इन मसल फाइबर, और जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसके लिए जो एनर्जी है उसका क्या मैकेनिज़्म है। तो मैकेनिज़्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है इट इज़ इनिशिएटेड बाय नर्व इम्पल्स अराइविंग एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। हर जो मसल है उसके पास से एक न्यूरॉन गुजरा है, मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स ट्रैवल करता हुआ मसल के पास आता है। जब नर्व इम्पल्स मसल के पास पहुंचता है, उस हिस्से को जहां नर्व इम्पल्स आता है उसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये आपके सामने एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। इसमें देखें कि ये जो मसल है, मसल के साथ ही ये एक न्यूरॉन है, ये उसका एक्सोन है। तो एक्सोन से नर्व इम्पल्स ट्रैवल करता हुआ मसल सेल की जो मेम्ब्रेन है, जिसे हम कहते हैं सार्कोलेमा, उसके ऊपर आ रहा है। इसे हम कह रहे हैं पूरे को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ये हर मसल के साथ एक मोटर न्यूरॉन होता है, जहाँ पे फिर नर्व इम्पल्स ट्रैवल करके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की तरफ आता है। ऑल दी फाइबर्स इनर्वेटेड बाई अ सिंगल मोटर न्यूरॉन आर अ मोटर यूनिट। अब ज़ाहिर है एक मसल, उसके अंदर फिर मसल बंडल्स हैं, और मसल बंडल्स के अंदर फिर मसल फाइबर्स हैं। तो एक मोटर न्यूरॉन है, उसके साथ सारे मसल फाइबर्स का लिंक होता है। एक मोटर न्यूरॉन के नर्व इम्पल्स से सारे मसल फाइबर्स एक्साइट होते हैं और सारे मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसे मुकम्मल हम एक मोटर यूनिट कहते हैं। कि देखें, ये आपके सामने बेसिकली ये एक मोटर न्यूरॉन है। ये मोटर न्यूरॉन का एक्सोन जो है वो उससे नर्व इम्पल्स ट्रैवल होके ये सार्कोलेमा के पास आ रहा है। तो ये उसके अंदर मायोफिब्रिल्स हैं, सार्कोमियर हैं। तो ये नर्व इम्पल्स ट्रैवल करके आएगा तो ये सार्कोमियर सारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिकली जितने भी मसल फाइबर्स हैं जो एक मोटर न्यूरॉन के साथ लिंक्ड हैं उसे हम कहते हैं मोटर यूनिट। तो जब मोटर न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स ट्रैवल करके आता है तभी मसल जो है फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब वो नर्व इम्पल्स ट्रैवल कैसे करके आता है? जो मसल फाइबर है उसकी जो मेम्ब्रेन है, जिसे हम कहते हैं सार्कोलेमा, सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर पेनिट्रेट्स डीप इनटू द सेल टू फॉर्म होलो इलोंगेटेड ट्यूब, द ट्रांसफर ट्यूब्यूल या टी ट्यूब्यूल। के जो मसल फाइबर की सार्कोलेमा मेम्ब्रेन है वो जगह जगह से अंदर की तरफ पेनिट्रेट हुई होती है और एक नाली नुमा स्ट्रक्चर बनता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल। उस टी ट्यूब्यूल की जो ल्यूमन है, जो अंदर नाली के अंदर खाली जगह है, वो बेसिकली सेल के बाहर वाली इन्वायरमेंट के साथ उसका ताल्लुक़ होता है। तो हज़ारों जगहों से एक मसल सेल में हज़ारों जगहों से मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पेनिट्रेट होती है और हज़ारों टी ट्यूब्यूल्स बनती हैं। ये जो हज़ारों टी ट्यूब्यूल्स हैं, द थाउजेंड्स ऑफ टी ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच मसल सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड टी सिस्टम। जो जितने भी टी ट्यूब्यूल्स हैं
जगह जगह से मेम्ब्रेन अंदर से इन्वेजिनेट है, उसे हम कहते हैं टी सिस्टम। ये जो टी ट्यूब्यूल्स हैं ये होती कहाँ पे हैं? इट एक्सटेंड एंड एनसर्कल द मायोफिब्रिल एट द लेवल ऑफ जेड लाइन। जहाँ पे सार्कोमियर की जेड लाइन होती है वहाँ उसके ऊपर सार्कोलेमा में टी ट्यूब्यूल होगी, या फिर ज़्यादातर होता है ए एंड आई जंक्शन। ए और आई बैंड का जो जंक्शन है, जहाँ पे ए और आई बैंड आपस में मिल रहे हैं, ओवरलैपिंग है, वहाँ पे टी ट्यूब्यूल होती है। ये आपके सामने एक डायग्राम है, अब इसको गौर से देखें। ये देखें, ये एक न्यूरॉन है, उससे मसल में मैसेज आ रहा है। इस हिस्से को उन्होंने जूम करके बड़ा दिखाया। ये नर्व इम्पल्स ट्रैवल करके आया और सार्कोलेमा जो है उसके ऊपर नर्व इम्पल्स पहुंचा। फिर वो नर्व इम्पल्स ट्रैवल करता हुआ, ये है आपके सामने, ये टी ट्यूब्यूल है, ये सार्कोलेमा इन्वेजिनेट की हुई है। तो सार्कोलेमा इन्वेजिनेट करती है तो नर्व इम्पल्स सार्कोलेमा से होता हुआ टी ट्यूब्यूल में आता है। टी ट्यूब्यूल से फिर वो नर्व इम्पल्स, ये आपके सामने ये जो एक नाली सी नज़र आ रही है येलो कलर की, ये असल में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसा कि सेल के अंदर होता है। चूँकि ये मसल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो इसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो हर टी ट्यूब्यूल के साथ ही एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जब नर्व इम्पल्स टी ट्यूब्यूल से ट्रैवल करता है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन रिलीज़ होते हैं। वो कैल्शियम आयन रिलीज़ होने के बाद थिन फिलामेंट्स के ऊपर जाके ट्रोपोनिन प्रोटीन पे अटैच हो जाते हैं। तो ये मैकेनिज़्म हमने कल भी डिस्क्राइब किया था कि जब कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ आके अटैच होते हैं, उस वजह से ट्रोपोनिन थोड़ी सी डिस्प्लेस होती है, जिसकी वजह से ट्रोपोमायोसिन भी थोड़ी सी डिस्प्लेस होती है। ट्रोपोमायोसिन ने एक्टिन को कवर किया होता है, तो एक्टिन की वो जो साइट्स हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं जहाँ पे मायोसिन के हेड ने अटैच होना होता है। तो मायोसिन के हेड जो है फिर आके इजीली एक्टिन के ऊपर अटैच हो जाते हैं। जब मायोसिन, ये नीचे पर्पल कलर में ये मायोसिन है, ये ऊपर ग्रीन कलर में ये एक्टिन है, और ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये एक धागा सा, ये मायोसिन का हेड है। जब मायोसिन के हेड जो हैं एक्टिन के ऊपर अटैच हो जाते हैं तो फिर वो स्लाइडिंग होती है, थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट स्लाइड करते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो फिर एक दफ़ा देख लें होता क्या है कि नर्व इम्पल्स सार्कोलेमा पे आता है, वहाँ से ट्रैवल करके टी ट्यूब्यूल में आता है, टी ट्यूब्यूल से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन रिलीज़ होते हैं, कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से बाइंड करते हैं, ट्रोपोनिन डिस्प्लेस होती, ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस होती, एक्टिन एक्सपोज हो जाती, एक्टिन के ऊपर आके फिर मायोसिन के हेड अटैच हो जाते हैं और स्लाइडिंग होती है और मसल आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। तो हर दफ़ा जब हम चाहते हैं अपने कोनी को उठाना, हम चलना चाहते हैं, हम दौड़ना चाहते हैं, तो हमारे ब्रेन से नर्व इम्पल्स ट्रैवल करता हुआ मोटर न्यूरॉन के ज़रिए हमारे मसल्स में आता है। तो यही प्रोसेस रिपीट होता है हर दफ़ा। नेक्स्ट है ऑल और नन रिस्पॉन्स। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ईच मसल फाइबर इज़ बेस्ड अपॉन ऑल और नन रिस्पॉन्स। अब देखें, एक मसल फाइबर एक सेल होता है, और एक मसल फाइबर के अंदर हमने कहा मायोफिब्रिल्स होते हैं, थिक एंड थिन फिलामेंट्स होते हैं, सार्कोमियर्स होते हैं, हज़ारों सार्कोमियर होते हैं एक मसल फाइबर के अंदर। तो ऑल और नन का मतलब है तमाम या कोई नहीं। ऑल मतलब सब, नन मतलब कोई नहीं। ऑल और नन, या तो सारे या कोई नहीं। एक मसल फाइबर के अंदर या तो सारे जो मायोफिब्रिल्स हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सारे पार्टिसिपेट करेंगे, या कोई नहीं करेगा। जब एक मसल फाइबर सिकुड़ता है तो इसका मतलब है उसके अंदर सारे जो मायोफिब्रिल्स हैं वो सिकुड़े हैं, सारे सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट किए। या तो सब करेंगे या कोई नहीं। ऐसा नहीं होता कि कोई सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट है, कोई नहीं कॉन्ट्रैक्ट, कोई रिलैक्स है, ऐसा नहीं होता। ऑल और नन, या तो सारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या कोई नहीं करेगा। द डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मसल फाइबर्स दैट पार्टिसिपेट इन कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, एक मसल के अंदर जो मसल फाइबर्स हैं वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई नहीं करता, लेकिन एक मसल फाइबर के अंदर जो मायोफिब्रिल्स हैं वो सारे ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ, हम मसल को, हम फ़र्ज़ करें कोनी को बेंड करते हैं, हमने थोड़ा सा बेंड किया, हमने थोड़ा सा ज़्यादा बेंड किया, हमने बहुत ज़्यादा बेंड किया, तो ये कॉन्ट्रैक्शन की डिग्री है
कि थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, इसमें मसल फाइबर्स का रोल है। अगर कुछ मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो थोड़ा सा मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, सारे मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। पर एक मसल फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके अंदर तो सारे सार्कोमियर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये है ऑल और नॉन रिस्पॉन्स। सारे सार्कोमियर्स मतलब सारे जो मायोफिब्रिल्स हैं, थिक एंड थिन फिलामेंट, सारे एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया कि मसल कॉन्ट्रैक्शन का क्या मैकेनिज़्म है। आगे हम देखते हैं कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके लिए एनर्जी कहाँ से आती। एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन कम्स फ्रॉम एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एटीपी। कि मसल के अंदर जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था 11 चैप्टर में रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, तो उससे हमने पढ़ा था ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल। एक ग्लूकोज मालिक्यूल की ब्रेकडाउन से तकरीबन 36 एटीपी मालिक्यूल रिलीज़ होते हैं। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनको जो एनर्जी चाहिए होती है एटीपी, वो एटीपी कहाँ से आते हैं? वो जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए। अगर ग्लूकोज से भी ब्रेकडाउन से एटीपी से भी एनर्जी की कमी पूरी नहीं हो रही तो एक और कंपाउंड होता है, उसे हम कहते हैं क्रिएटिन फास्फेट, वो भी मौजूद है। अगर फर्दर एनर्जी चाहिए तो क्रिएटिन फास्फेट से भी एनर्जी मिल जाती है। बाज़ औक़ात क्या होता है, मसल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि मसल में एनर्जी ऑक्सीजन की कमी, बाज़ औक़ात ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं, वो चीज़ हमारी डेली रूटीन में शामिल नहीं होती। देखें ना, हम चलते हैं, चलने से क्या होता है, हमारे मसल्स को ऑक्सीजन पहुंच रही है, दिल की धड़कन, सांस का अमल। पर जब हम दौड़ते हैं तो दिल की धड़कन भी तेज़, सांस का अमल भी तेज़। लेकिन अगर हम बहुत ही एक्सट्रीम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं कि बहुत तेज़ी से हमारे मसल्स यूज़ हो रहे हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि उतनी तेज़ से हमारा दिल नहीं धड़क रहा होता, उतनी तेज़ हमारा सांस नहीं होता जितनी एक्टिविटी हम वो फास्ट कर रहे होते हैं। तो फिर इस तरह होता है कि मसल के अंदर कई जगहों पे तो ऑक्सीजन पहुंच रही है, लेकिन चूँकि दिल की धड़कन उतनी तेज़ नहीं है, सांस का अमल उतना तेज़ नहीं है, तो फिर कई मसल के सेल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। तो समटाइम्स ड्यूरिंग ऑक्सीजन डेफिशिएंसी कि फिर एटीपी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, फिर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होने लग जाती। तो कई हिस्सों में तो एरोबिक ही हो रही है, लेकिन जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच सकी उन मसल फाइबर्स में, उन मसल सेल्स में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती, और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से लैक्टिक एसिड बनता है। इसलिए अक्सर होता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्टिविटी करने के बाद 2-3 दिन हमारे मसल्स में दर्द रहता है। वो दर्द क्यों रहता है? वो लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाने की वजह से होता है। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन काजेज मसल फटीग। लैक्टिक एसिड के इकट्ठा होने से क्या होता है? मसल फटीग हो जाती है। जब फिर हम रेस्ट करते हैं, फिर हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो तकरीबन 1/5 मतलब समझ लें 20% जो लैक्टिक एसिड है उसकी ब्रेकडाउन होने लग जाती है। ज़ाहिर है जब हम रेस्ट में हैं, अब मसल को ऑक्सीजन मिलेगी तो वो जो लैक्टिक एसिड इकट्ठा है तकरीबन 20% उसकी ब्रेकडाउन होगी, उससे ग्लूकोज बन जाएगा, उससे ग्लूकोज कह रहा हूँ, उससे एनर्जी हासिल होगी। वो जो 20% लैक्टिक एसिड से एनर्जी हासिल होगी, उस एनर्जी से फिर रिमेनिंग जो 4/5 यानी 80% जो लैक्टिक एसिड है उससे ग्लूकोज बना लिया जाता है। यानी कि जब हम रेस्ट करते हैं तो ऑक्सीजन मिलने की वजह से लैक्टिक एसिड से एनर्जी हासिल होती है, लैक्टिक एसिड की एनर्जी से 20%, उससे फिर जो रिमेनिंग 80% लैक्टिक एसिड है उससे ग्लूकोज बनाया जाता है, फिर हमें वो पेन ख़त्म हो जाती है। हाँ, अगर जो है वो अलहदा बात है कि कुछ अरसा अगर हम लगातार वो एक्सट्रीम एक्टिविटी करते जाएं तो फिर ये होता है कि हमारे मसल्स में चेंजेस आने लग जाते हैं, तो फिर हमारे मसल्स में उतनी ऑक्सीजन पहुंचने लग जाती है। मसल फटीग तब होती है, मसल में पेन तब होता है जब एक हम ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो हमारी डेली रूटीन में शामिल नहीं, तो फिर मसल में लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने से मसल फटीग हो जाती है। अब जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई रनिंग करते हैं, तो उससे हमारे मसल्स में चेंजेस आते हैं। पहले 2-3 दिन तो हमने एक्सरसाइज की, कोई ऐसी एक्टिविटी की जो हमारी बॉडी की रूटीन नहीं थी, तो उससे हमें मसल फटीग हो गई। लेकिन लगातार हम जब कोई एक्सरसाइज करते हैं फिर मसल फटीग ख़त्म हो जाती है। उर्दू में हम कहते हैं या पंजाबी में हम कहते हैं जी खलियाँ पै गई हैं। वो खलियाँ पड़ जाने से मुराद यही होता है कि मसल में दर्द हो रहा होता है।
लेकिन जब हम वो चीज़ डेली रूटीन में ले आते हैं, डेली जो है, अब जैसे मुझे क्रिकेट खेलने का शौक़ है, लेकिन मैं अक्सर एक एक महीना 2-2 महीने लगातार, कभी ऐसा भी होता है क्रिकेट नहीं खेलता, और जब मैं 2 माह बाद दोबारा से कभी क्रिकेट खेलता हूँ तो बॉलिंग करवा रहा हूँ या बैटिंग कर रहा हूँ या रनिंग कर रहा हूँ तो मेरे बाजू में दर्द होता है, मेरी टांगों में दर्द होता है। वो मसल फटीग है। क्यों? क्योंकि वो एक एक्टिविटी ऐसी थी जो हमारी डेली रूटीन में शामिल नहीं थी, तो मसल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंची, जिसकी वजह से क्या हुआ, लैक्टिक एसिड एकमुलेट हुआ और पेन होने लगी। लेकिन जब मैं वो डेली रूटीन में वो चीज़ आ जाएगी, मैं डेली बेसिस पे खेलूँगा 4-5 दिन, तो फिर क्या होगा, वो दर्द ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो मसल्स को ऑक्सीजन पहुँचने लग गई, दूसरा वो ऑक्सीजन की वजह से वो लैक्टिक एसिड है वो उसकी ब्रेक डाउन हो गई और दर्द ख़त्म हो गया। पर मसल्स में भी चेंजेस आने लग जाते हैं। वो चेंजेस क्या आते हैं? व्हेन मसल्स आर यूज्ड एक्टिवली, जब मसल एक्टिवली इस्तेमाल होते हैं, दे इंक्रीज़ इन साइज़, उनका साइज़ बढ़ जाता है, उनकी मजबूती बढ़ जाती है और वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं और वो जल्दी थकते नहीं हैं। ज़ाहिर है जो एथलीट लोग होते हैं उनका काम ही रनिंग करना, एक्सरसाइज करना। हम अगर वो काम नहीं करते जो एथलीट करते हैं, अब एक एथलीट को कहें 1 किलोमीटर दौड़ के, वो दौड़ लेगा, लेकिन हम जब दौड़ते हैं हमसे नहीं दौड़ा जाता, क्योंकि वो हमारी एक्टिविटी नहीं। उनके मसल्स एक्टिव हो चुके हैं, उनके मसल एफिशिएंट हो चुके हैं, उनके मसल फटीग रेजिस्टेंट हो चुके हैं। मसल के इर्द गिर्द जो कैपिलरीज़ हैं उनमें इजाफा हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मिकदार का इजाफा हो जाता है, उनकी तादाद का इजाफा हो जाता है, और मसल के अंदर जो मायोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन को कैरी करने वाली प्रोटीन है, उसकी मिकदार में भी इजाफा हो जाता है। इन चेंजेस से फ़ायदा क्या होता है? मसल एफिशिएंट हो जाता है और वो रेजिस्टेंट टू फटीग, वो थकता नहीं है, उसमें थकावट नहीं होती। अगर हम मसल्स को इस्तेमाल ही ना करें, हम मसल्स को हमें जो है वो समझ लें कि इनएक्टिविटी है हमारे जिस्म में, हम हमेशा बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, हम मसल्स को यूज़ ही नहीं करते, कोई एक्सरसाइज ही नहीं करते, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे मसल वीक होने लग जाते हैं। मसल वीक होने लग जाते हैं, इतने वीक हो जाते हैं कि फिर वो दोबारा उस एक्टिविटी में नहीं आ सकते जिस एक्टिविटी में वो पहले थे। तो इस कंडीशन को कहते हैं हम सीवियर एट्रोफी। बहुत शदीद एट्रोफी हो जाती है। एट्रोफी का मसल में क्या होता है, मसल का साइज़ कम हो जाता है, मसल वीक हो जाता है और वो फिर वो उस तरह एक्टिव नहीं हो सकता जिस तरह वो पहले था, और ना ही वो इतना ज़्यादा एक्टिविटी कोई कर सकता है, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी हमें करनी पड़ जाए। तो कंप्लीट इमोबिलाइजेशन का मतलब, अगर मुकम्मल तौर पे मसल जो है हरकत ना करे तो उससे मसल वीकनेस हो जाती है और सीवियर एट्रोफी हो जाती है। ये आपके सामने एक डायग्राम है, देखें, ये एक नॉर्मल मसल है और एक एट्रोफाइड मसल है। कि नॉर्मल मसल का साइज़ देख लें और एट्रोफाइड मसल का साइज़, वो बिल्कुल पतला और थिन हो चुका है, वीक हो चुका है, पर जो नॉर्मल मसल है वो हेल्दी रहता है। तो अगर हम मसल को एक्टिवली यूज़ नहीं करेंगे, ये मसल हमारे जिस्म की एक ऐसी चीज़ है जिसको हम इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो ये ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, ज़्यादा फटीग रेजिस्टेंट होंगे। इसलिए कहते हैं तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, सुबह की सैर करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, क्योंकि इससे जिस्म एक्टिव रहता है, मसल्स एक्टिव रहते हैं। अगर हम वॉकिंग नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो मसल आहिस्ता आहिस्ता वीक होने लग जाते हैं, कमज़ोर होने लग जाते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसमें हमने पढ़ा कि मसल को जब नर्व इम्पल्स आता है तो मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, टी सिस्टम, टी ट्यूब्यूल क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है। तो इस सारे को आपने गौर से पढ़ना है, समझना है। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके सवालों का ज़रूर जवाब दूंगा। अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट वीक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।